तो रीडो फिलर में अभी तक हमने देखा क्यारू वेश बदल के ब्लेड के पास जाता है और उसको किसी तरह बेहोश कर देता है। उसके बाद एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और जहाँ पे हम देखते हैं क्यारू ब्लेड के ऊपर अपनी हीलिंग मैजिक यूज़ करता है और उससे वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है कि वो सब यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या मकसद है। इसके बाद हम उसकी एक बहुत अजीब सी स्माइल देख पाते हैं जिससे पता चलता है कि वो अब उसको टॉर्चर करने वाला है। और होता भी ऐसे ही है, क्यारू ब्लेड को एक बार में लेकर आता है जहाँ पे वो पहले तो उसको पैरालाइज कर देता है और फिर उसके बाद उसको वापस होश में लाता है, जहाँ पे होश में आते ही ब्लेड बहुत तेज से चिल्ला रही होती है। ब्लेड कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्यारू कहता है आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन जब ब्लेड उठने की कोशिश करती है वो देखती है उसके पैर काम ही नहीं कर रहे होते हैं। इसके बाद वो अपने वेपन की तरफ देख रही होती है जो कि थोड़ी दूरी पर होता है, लेकिन पैरालाइज होने की वजह से वो अपने ब्लेड को उठा भी नहीं पाती। इसके बाद क्यारू कहता है हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो जल्दी से इन सबको स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वो एक पर्दा हटाता है जिसके पीछे 3 बीस्ट खड़े होते हैं और जो कि सेक्स के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। इसके बाद जो ब्लेड होती है वो चिल्ला रही होती है कि नहीं, कोई भी आदमी मुझे छू नहीं सकता। वो क्यारू कहती है कि मुझे अभी के अभी यहाँ से आज़ाद करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी। क्यारू कहता है इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, जो तुमने मेरे साथ करा है वो तुम्हें 10 गुना ज़रूर मिलेगा। और इसके बाद क्यारू अपने लिए कुछ खाना लाता है और जैसे ही वो खाना खाना स्टार्ट करता है वो उन बीस्ट को ऑर्डर दे देता है कि वो भी अपना काम स्टार्ट करे। और वो ब्लेड को भी वार्निंग देता है कि अगर तुम ये चाहती हो कि तुम यहाँ से जिंदा बच के निकल सको तो तुम्हें इन बीस्ट को अपने आप से खुश करना होगा, नहीं तो ये तुम्हें मार के खा जाएंगी। ये सुन के ब्लेड पहले तो गुस्सा होती है लेकिन फिर वो ऐसे ही करने लगती है, उन तीनों बीस्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है लेकिन फेल होती है। कुछ टाइम बाद वो बीस्ट उसको बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और उसके बाद उसको खा भी लेते हैं जिंदा ही। और जैसे ही वो बीस्ट ब्लेड को खा के ख़त्म करते हैं क्यारू उन तीनों को भी मार देता है। इसके बाद जो ब्लेड का वेपन होता है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है जिसको हम किसी भी वेपन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यारू उस बॉल को लेके भी वहाँ से चला जाता है और बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन में से एक को भी अभी ख़त्म करा है। इसके बाद क्यारू अपनी तीनों फीमेल पार्टनर के साथ बाजार में वापस घूम रहा होता है और वो वापस से अपने मर्चेंट फ्रेंड के पास जाता है जहाँ पे वो कुछ एंटीडोट लेकर आया होता है। और वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी 3 हीरो में से एक जो हॉकाई होता है वो उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है ग्रीटिंग्स, ऐसे हो भाई। ये सुन के क्यारू बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो अपनी डिफेंसिव फॉर्म में आता है। उसे देख के वो हॉकाई कहता है नहीं नहीं नहीं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ बात करने आया हूँ और कुछ नहीं। क्यारू मर्चेंट से बात कर रहा होता है कि ये इतने रेयर पोर्शंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं छोटे से गांव में। मर्चेंट उसको कुछ भी नहीं बता रहा होता है लेकिन वो हॉकाई समझ जाता है कि क्यारू ने ही उसको ये बनाया है। वो कहता है तुम बहुत ही अच्छे अल्केमिस्ट हो लेकिन तुम उस दिन हम पे नज़र क्यों रख रहे थे। जैसे ही वो हॉकाई ये पूछता है क्यारू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन हॉकाई उसे रोकते हुए कहता है मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए कि तुम उस दिन उन पे नज़र क्यों रख रहे थे। और उससे पहले मैं बता दूं कि मैं 3 हीरो में से एक हॉकाई हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। कई आगे बोलता है तुम इतने अच्छे अल्केमिस्ट हो, तुम क्यों ना हमारे किंगडम में आ जाओ और तुम्हें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन क्यारू साफ मना कर देता है और कहता है नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ चाहूँ वहाँ घूमना चाहता हूँ। कई कहता है मुझे एक सवाल का जवाब अभी भी चाहिए कि जब हम इस गाँव में आए थे तब तुम हम पे नज़र क्यों रख रहे थे। वो कहता है मैं एक मर्चेंट हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे वहाँ की खबर होनी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे क्या होने वाला है, और ख़ासकर जब तुम इतनी बड़ी आर्मी लेकर आए हो तो मुझे अपने प्रिकॉशंस देखने चाहिए ना कि क्या करूँ क्या नहीं। कई कहता है तो मानता हूँ तुम बिजनेस की वजह से मुझ पर नज़र रख रहे थे, लेकिन अच्छा होगा कि आगे से तुम हम पे ना ही नज़र रखो और ना ही कुछ गड़बड़ करने की सोचो, ना मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुम जैसे लोगों को मारने में। उसके बाद वो वहाँ से उन पोर्शंस का बॉक्स लेके चला जाता है। अर्चना क्यारू के बाद भक्कर आती है और वो कहती है मुझे नहीं पता ये बंदा कौन था लेकिन ये बहुत पावरफुल था। क्यारू कहता है तुम भी सेंस कर पा रही हो। फिर मर्चेंट क्यारू से कहता है तुमने इस ऑफर को मना क्यों कर दिया, बहुत ही अच्छा ऑफर तो था ये। तो कहता है नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना इनके किंगडम में। इसके बाद क्यारू अपने घर आता है और वो उसी क्रिस्टल को लेके बैठा होता है, सोच रहा होता है कि मैं इस बंदे को कैसे हराऊँ, क्योंकि हीरो में से एक है और फ्लेक्सिस से जैसे कि खुद ही गॉड हो। के लिए ही वो उस जेम को चुनता है और जेम से वो बात करता है मुझे एक ऐसा वेपन दो जिससे मैं अमर बन जाऊँ। जेम भी की बात सुनता है और पहले तो पूछता है कि क्या तुम इस दुनिया से प्यार करते हो।
तुम इसे बचाना चाहते हो? क्यारू कहता है हाँ क्यों नहीं, इस दुनिया को जरूर बचाना चाहूँगा। क्यारू के हिसाब से ही वो वेपन उसकी शेप ले लेता है। इसके बाद क्यारू की हंसी को हम देख के समझ पाते हैं कि उसने कुछ ऐसा मांगा है जो उसके रिवेंज में उसका बहुत ही ज़्यादा देने वाला है। कि हंसी सुन के सेत्सुना और फिर कहते हैं आज लगता है क्यारू बहुत खुश है। बात कर ही रहे होते हैं कि क्यारू वहाँ पे आता है और वो तीनों अपना रेगुलर रूटीन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद D1 कैंडिडेट होती है वो बाहर बैठ जाती है और वो भी मास्टरबेट कर रही होती है इन सबको सुनते सुनते। इसके बाद हम कैसली का सीन देखते हैं जहाँ पे नॉर्म, हॉकाई और कुछ बंदों से बात कर रही होती है। उन्होंने उन बंदों को इसलिए हायर करा होता है ताकि वो आज जो होने वाला है उसमें उसका साथ दे सके। इसके बाद हम देखते हैं पूरे शहर के लोग कैसल में आए होते हैं और नॉर्म बीचों बीच खड़ी होके जो सैनिकों से घिरी हुई है उससे बातें कर रही होती है। और आते ही कहती है मैं सेकंड प्रिंस किंगडम की और मैं यहाँ पे डीमंस का खात्मा करने आई हूँ। ह्यूमंस को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं। इन सब की खबर बहुत पहले ही मिल गई थी, लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं वंश को मारने के लिए। कि उन लोगों के बीच में जो नॉर्म्स के लोग होते हैं उनको पहले तो गाली देने लगते हैं और फिर उस पर पत्थर मारने लगते हैं। वैसे एक बंदा लेके नॉर्म की तरफ आता है, फिर वो हॉकाई बहुत अच्छे से नॉकआउट कर देता है। उसके बाद नॉर्म अपना नाटक स्टार्ट करती है। वो कहती है ये डीमंस तो ह्यूमंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं जो कि मुझे वो भी मारना चाहते थे। सुन के सैनिक होते हैं वहाँ पे वो लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्म इन सबको एंजॉय कर रही होती है। हम देखते हैं चारों तरफ निकोन हो रहा होता है। सैनिक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि कोई भी उनको बचा नहीं पा रहा होता है। ये सब एक एक करके मर रहे होते हैं। वो ये सब देख रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो क्यारू दिखता है मार्केट में जो उसका मर्चेंट फ्रेंड है, वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक सैनिक आके उस पर टेल अटैक कर देता है जिससे वो मरने ही वाला होता है। क्यारू भग के उसके पास जाता है लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता क्योंकि वो पहले ही मर चुका होता है। तब हम क्यारू को कहता हुआ देखते हैं इसका मतलब है अब बदला, तुमने मेरे दोस्त को मारा है अब मैं तुम्हें मार दूंगा। नॉर्म ना कहते ही वहाँ पे कुछ सैनिक आते हैं जो क्यारू को भी मारना चाहते थे। इन क्यारू पहले तो उनको अटैक करने देता है। इसके बाद वो अपनी पावर दिखाता है, वो अपने वेपन को समन करता है, उन सबको एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। इस चीज़ को वो कंटिन्यू करता है, वो बाकी सैनिकों को भी जाके मारने लगता है मेरे बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी ये लाइफ, तुम्हारी ये डेथ वेस्ट नहीं होगी, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा और इन सबको यहीं के यहीं मार दूँगा। कहते ही वो आगे बढ़ता है और जितने भी सैनिक दिखते हैं उन सबको एक एक करके मार रहा होता है। उसके बाद हम कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पे नॉर्म हॉकाई से बात कर रही होती है और वो कहती है कि क्या अब जहाँ का जो लॉर्ड है वो हमारे साथ काम करेगा नहीं करेगा। हॉकाई कहता है कि अभी तक कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया है। नॉर्म कहती है इतना ब्लडशेड होने के बाद भी अगर वो नहीं मान रहा है तो हमें सबको मारना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक सैनिक आता है और वो नॉर्म को बताता है कि प्लान बहुत सही चल रहा था लेकिन तभी एक मिस्टीरियस बंदा आया है जो सभी सैनिकों को मारे जा रहा है। वो बहुत से सैनिक मर चुके हैं। कहती है निक को लेके जाओ और उसे जिंदा पकड़ के लाओ। ये सब बात कर ही रही होती है कि एक बड़ी परछाई आती है फ्रेया की, सभी सैनिकों को कहती है क्या तुम सब मुझे सुन पा रहे हो। और ये कह के ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।